नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गिरिडीह के 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने लहराया परचम। मेडल जीत कर आने के बाद जिला संघ ने किया सम्मानित। कोच और टीम मैनेजर को भी दी गई शुभकामनाएं। जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षात्मक बैठक। समुचित जल प्रबंधन पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्रामीणों की सहभागिता का भी किया गया आह्वान। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में बीएनएस डीएवी के विद्यार्थियों ने हासिल की शानदार सफलता। 18 से अधिक विद्यार्थी रहे सफल। प्रधानाचार्य ने सभी को दी बधाई। और भाजपा पिछड़ा मोर्चा का मिलन सह सम्मान समारोह आयोजित। हरिचक कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नए पदाधिकारियों को संगठन मजबूती का पढ़ाया गया पाठ। और अब खबरें विस्तार से। स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में जिला ताइक्वांडो संघ ने एक कार्यक्रम आयोजित कर राज्य स्तर पर विजेता हुए खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस बाबत संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि बागमारा में संपन्न 20वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के 4 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। जिला ताइक्वांडो संघ ने स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर राज्य स्तर पर विजेता हुए खिलाड़ियों को सम्मानित किया। असल में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की टीम ने 4 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इन्हें विजेता खिलाड़ियों को गिरिडीह ताइक्वांडो संघ द्वारा सम्मानित किया गया। बताया गया कि 6 और 7 मार्च को संस्कार ज्ञान विद्यापीठ बागमारा में संपन्न 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर एवं कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के 4 खिलाड़ी पदक अपने नाम करने में सफल रहे हैं। इस बाबत गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि धनबाद में हुए इस प्रतियोगिता में पूरे झारखंड से 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। गिरिडीह के भी 5 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें से 4 खिलाड़ी पदक अपने नाम करने में सफल रहे। इस प्रतियोगिता में ही स्वर्ण पदक जीतने वाली अनुपमा कुमारी का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। अब वह अप्रैल महीने में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलेंगी। बताया गया कि अनुपमा कुमारी ने गोल्ड मेडल, तन्मय बर्मन, सोनाली कुमारी ने सिल्वर मेडल और कृतिका बर्मन ने ब्राउंज मेडल प्राप्त किया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से गिरिडीह के सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। सभी ने विजेताओं के अलावे कोच आकाश स्वर्णकार, टीम मैनेजर शशिकांत विश्वकर्मा और गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम अनुपमा कुमारी है। मैं 20 स्टेट लेवल खेली गई थी धनबाद हिरना और मेरा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है और मेरा सिलेक्शन नेशनल में हुआ है और अप्रैल में मुझे जाना है। और ये ताइक्वांडो मैं शुरू की थी अपने स्कूल लेवल तक ही मैं रखना चाहती थी, पर मुझे ये अच्छा लगा और एक तरह से ये आजकल की लड़कियों को सीखना भी चाहिए। इससे बहुत सारे मतलब इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता है और उल्टा ये हम लोग का एक तरफ से हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाता है। और ये हम लोग को मतलब आजकल जैसा चल रहा है ऐसे में हम लोग को सेल्फ डिफेंस भी बहुत अच्छे से सिखाता है। तो मैं जैसा कि मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे अपने स्पोर्ट्स तक ही रखूं, पर मैं धीरे धीरे क्लब ज्वाइन की, उसके बाद फिर मैं की। तो इससे आप मतलब बाहर भी मैं खेले जा सकती हूँ और बाहर में आप इससे अगर आप जैसे अच्छा करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर स्टेट से आप नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि मतलब ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं होता है, आप बाहर भी अपना नाम बना सकते हैं। मतलब आप अपना बाहर भी अगर आप चाहते हैं तो फिर इसमें बहुत सारे गेम है, पर ताइक्वांडो, कराटे ये सब में भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और इसमें फ्यूचर है। और इसमें आपका फिर एक तरह से आपका भी ये सेल्फ डिफेंस आपको खुद के लिए भी आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है। और सेल्फ डिफेंस तो आप इसमें सीख जाएंगे कि आप इसमें खुद में रह सकते हैं कि आप अपना सेल्फ डिफेंस सीख करके फिर मतलब आपको खुद का अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं कि आप उतने बन सकते हैं। थैंक यू। तन्मय बर्मन है, हम क्लास 8 में पढ़ते हैं और मेरा स्कूल का नाम कार्मल स्कूल है। ताइक्वांडो में रह के हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा इस साल स्टेट में सिल्वर उठा है और मेरे कोच का नाम अमित सर है। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ताइक्वांडो सिखाया है। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है। अगर आज वो नहीं होते तो
मैं अच्छे से नहीं खेल पाता, मैं हार जाता। ताइक्वांडो को आप सेल्फ डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं। मैं भी इसी चीज़ के लिए आया था। मेरा रिकमेंडेशन भी यही था कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो को सीखूंगा, लेकिन आगे जाते जाते कुछ समय बीतते ही मुझे ये स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा लगा, इसलिए मैं स्टेट गया। थैंक यू। दिनांक 6 और 7 मार्च को संस्कार ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल धनबाद में 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर और कैडेट स्टेट लेवल का चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें गिरिडीह से 7 सदस्यीय टीम, जिसमें 5 खिलाड़ी और एक कोच और एक मैनेजर गए थे। उनमें से उस स्टेट चैंपियनशिप में पूरे झारखंड से लगभग 600 खिलाड़ी पहुंचे थे, पूरे झारखंड भर से। हम लोगों के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से 5 बच्चे गए थे, जिसमें से 4 बच्चों का मेडल लगा, जिसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल हुआ अनुपमा कुमारी का, सिल्वर हुआ सोनाली का और तन्मय बर्मन का, और ब्रॉन्ज मेडल कृतिका बर्मन का, कृतिका बर्मन का। तो उसमें से उसमें जैसा प्रावधान था कि जो बच्चे स्टेट में गोल्ड करते हैं वो सीधा नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसमें अनुपमा का सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया है। अब वो अप्रैल में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के ओर से खेलते हुए झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस 2021 में शानदार प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने दूरभाष के माध्यम से सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जेईई मेंस परीक्षा में बीएनएस डीएवी के लगभग 18 से अधिक विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। बताया गया कि सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शानदार सफलता हासिल की है। परीक्षा में विद्यालय के लगभग 18 से अधिक विद्यार्थी सफल रहे, जिसमें फैजान अजीज रिजवी ने 97%, अक्षत ने 95.6%, सुप्रभात कुशवाहा ने 95.2%, अभिषेक कुमार 95%, रिसु 94%, प्रिंस 94%, आनंद 93.3%, मोहम्मद रशीद ने 91%, सौरभ ने 90%, प्रसन्न ने 89.6%, शालिनी कुमारी 89%, तलहा सलीमी 86.9%, श्रुति केडिया 85%, ओम 81%, अमन फंगेरिया 74%, ऋषभ राज ने 70%, वहीं शुभम कुमार ने 70% अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की है। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने दूरभाष द्वारा सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। इधर इस बाबत श्री हाजरा ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संसाधनों के अभाव के बावजूद विद्यार्थियों के द्वारा किया गया यह प्रयास काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने यह उपलब्धि शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम के बल पर हासिल की है। किसी प्रकार के कोचिंग संस्थान या इंस्टीट्यूशन का सहयोग नहीं लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, इसलिए कि कोरोना पीरियड के बावजूद बच्चों ने जो पढ़ाई किया और शिक्षक ने जिस तरह से उसे पढ़ाया बिना समर वैकेशन लिए हुए, आज उसको फ़ायदा उसको बच्चों को मिला है। अभी तो 18 बच्चे का नाम आया है, परसों रात को रिजल्ट आया है और बहुत बच्चे का नाम आना बाकी है। अभी तक मेरा रिकॉर्ड में जो मेरा लिस्ट आई है, अभी 18 बच्चे का नाम है और 18 से बहुत ज़्यादा बच्चे किए हैं। 3 एग्ज़ाम अभी भी बाकी है। हम समझते हैं उस 3 एग्ज़ाम में और बच्चे करेंगे, जो 50 से अधिक बच्चे कम्पीट करेंगे। कि यही एक समय था इस समय में जिस समय का फ़ायदा जिस बच्चों ने उठाया, जिन्होंने कोरोना में दिन भर पढ़ा और शिक्षक का पूरी तरह मदद मिला, वो बच्चे कहीं का भी हो, गाँव का भी हो, शहर छोटे शहर का भी हो, वो बहुत आगे निकल जाएगा जिस तरह से ये बच्चे निकले हैं। और बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है कि वो और आगे अच्छा करेंगे और हम समझते हैं कि और 3 एग्ज़ाम में मिला के हमारे 50 से अधिक बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। समाहरणालय सभागार कक्ष में बुधवार को जल जीवन मिशन से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं जिले के हर एक घरों में नल से जल की आपूर्ति व उसकी अद्यतन स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। समाहरणालय सभागार कक्ष में बुधवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं जिले के हर एक घरों में
नल से जल की आपूर्ति एवं उसकी अद्यतन स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एवं NOLB के तहत यूसी समिट में तेजी लाएं एवं इसके तहत अचीवमेंट को 100% करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्रियाशील सभी योजनाओं का जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर निर्धारित लक्ष्य को समयानुसार पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जल एवं स्वच्छता अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कर हर घर को नल और पेयजल उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जो कार्य योजना ग्रामीण स्तर पर तैयार किया गया है, सभी कार्य योजनाओं में जल सहिया व ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य रूप से कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2, सभी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक, सोशल मोबिलाइजर व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यवाही चली है, उप मुखिया आए हैं चार्ज में, इन्हीं सब कारणों से वो एसडीएम का काम नहीं कर रहा है। आप रिक्वेस्ट मोड में बैठे हुए हैं और यहाँ उसके विरोध में आप गालियाँ सुन रहे हैं। क्या ये लेवल का विलंब है, आप उसके लिए क्यों हमारे को का भाजन बनिएगा? उसको ही दे रहे हैं, बहुत सारे मुखिया सस्पेंड हो रहे हैं, तो ये एक दबाव बनता है। इनफैक्ट हम लोग सस्पेंशन के बाद उसको अनिवार्य रूप से अखबार में निकलवाते हैं कि डरे कुछ मुखिया लोग। वीडियो के माध्यम से ये दबाव बनवाने का प्रयास किया। खाली बैठे हुए रहने से नहीं काम चलेगा अपने का। थोड़े सेक्रेटरी साहब को बोलूँगा कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं काम कर रहे, मैं क्या करूँ, ये सुनने के लिए है। फिर आपको किसी बनाया क्यों गया है? खराब था, सर के द्वारा भी बहुत ये किया गया था, लेकिन 7 दिन में कितना लाया? आप 1 तारीख को पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि जिले भर में 8 मार्च से 22 मार्च तक पोषण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को उनके खान-पान से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर समाहरणालय परिसर से बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधी जानकारी देना है, ताकि कुपोषण के उन्मूलन में एक कदम आगे बढ़ा जा सके। पखवाड़े के दौरान गर्भवती माताओं को उनके खानपान की जानकारी दी जाएगी, ताकि शिशु में कुपोषण को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। इस बाबत उपायुक्त ने कहा कि पोषण अभियान पूरे जिले भर में 8 मार्च से 22 मार्च तक चलाया जाएगा। पोषण पखवाड़ा का दायित्व है जिले भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर अधिकाधिक संख्या में माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना। आमतौर पर किसी भी बच्चे के लिए 1000 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म से पूर्व 9 महीने तथा जन्म के बाद 2 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में माता एवं बच्चों के पोषण से संबंधित ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। इसकी शुरुआत गर्भधारण से ही प्रारंभ होती है। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 22 मार्च तक 2 सप्ताह 15 दिन के लिए मेरे जिले भर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस पोषण अभियान का प्रमुख दायित्व यही है कि हर बच्चे के जो 1000 दिन होते हैं, जन्म से पहले के 9 महीने और जन्म के बाद के 2 वर्ष, उस 1000 दिनों में उसके पोषण का भरा पूरा ख्याल रखा जाए। इसमें माँ का पोषण और जन्म के बाद बच्चे का पोषण दोनों सम्मिलित है। इस पूरी प्रक्रिया में इन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि प्रथम 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम रहता है और 6 महीने के बाद उसे ऊपरी आहार उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्ष के बाद उसे आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश दिलाना ज़रूरी होता है। उसके बाद वहाँ पर उनके पोषण और स्कूल पूर्व शिक्षा का उचित ध्यान रखा जाता है। इस पोषण अभियान में कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है। 5 सूत्र का अनुपालन महत्वपूर्ण कराया गया है, जिसमें से 1000 दिन पोषण, डायरिया, अनीमिया तथा स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। इस बार हर एक आंगनबाड़ी के मोबाइल पर एक ट्रैकर भी फिट करना है, जिससे कि जितने भी बच्चे उनके केंद्रों में आते हैं उन सभी का ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली ट्रैक भी हो सके।
तो उम्मीद करते हैं कि जो पोषण पखवाड़ा पोषण अभियान अगले 15 दिनों के लिए जिले भर में चलेगा, उससे काफ़ी फलाफल मिलेगा और बच्चों के पोषण को एक नया स्वरूप प्रदान होगा। धन्यवाद। तीसरे प्रखंड में हुए जच्चा बच्चा की मौत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसको लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले से लेकर ग्राम स्तर तक समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर गतिविधियों का क्रियान्वयन का निर्देश दिया, ताकि मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तीसरी प्रखंड में हुए जच्चा और बच्चे की मौत को गिरिडीह जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और ऐसी घटनाओं से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस बाबत गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा के द्वारा समाहरणालय में जानकारी दी गई कि जिले के तीसरी प्रखंड में घटे घटनाक्रम गर्भवती महिला एवं बच्चे की मौत के आलोक में प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं की समुचित ट्रैकिंग, हार्ड टू रीच एरिया में प्रसव के विशेष कार्य योजना एवं प्रसव हेतु समुचित परिवहन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिले में संस्थागत प्रसव की स्थिति 87% है। गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में निबंधन 58% है एवं ANC 4 की उपलब्धि मात्र 61% है। इसमें अपेक्षित सुधार वांछित है ताकि मातृ स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सके। मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर पर समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के आपसी समन्वय से सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाए तथा VHND का आयोजन समुचित रूप से किया जाए। बताया गया कि प्रखंड व जिला स्तरीय समस्याओं को संकलित कर प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली DLMC की बैठक में रखा जाएगा एवं उसका यथाशीघ्र निदान किया जाएगा ताकि जिला स्तरीय समस्याएं लंबित न रहे। प्रत्येक माह सिविल सर्जन और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कम से कम 2 VHND का पर्यवेक्षण संयुक्त रूप से और इसके साथ ही वे अलग अलग भी 2 VHND का पर्यवेक्षण करेंगे। जमुआ प्रखंड के टीकामघा स्थित संत जोसेफ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विद्यार्थियों के अभिभावकों ने मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए गिरिडीह उपायुक्त, जमुआ BDO, खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी और जमुआ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा इन्हें मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन ऑफलाइन परीक्षा और रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम की वसूली कर रहा है और राशि जमा नहीं करने पर बच्चों का नामांकन रद्द करने की धमकी दे रहा है। जमुआ प्रखंड के टीकामघा स्थित संत जोसेफ स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर अभिभावकों ने गिरिडीह उपायुक्त, जमुआ BDO, खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी और जमुआ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने इन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। विद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षा व रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम की वसूली की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल ने इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। ऐसे में विद्यालय द्वारा इस प्रकार से राशि की उगाही किया जाना कहीं से उचित नहीं है। बताया गया कि राशि जमा नहीं करने पर बच्चों के नामांकन रद्द करने की धमकी दी जाती है। आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कन्हैया कुमार अभिभावकों से बुरा बर्ताव करते हैं। जब इसकी शिकायत की जाती है तो संबंधित छात्र को विद्यालय गेट के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय द्वारा अब तक PTA का गठन नहीं किया गया है, जिस वजह से एक बार भी विद्यालय द्वारा बैठक नहीं बुलाई गई है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के मनमाने रवैये, रीएडमिशन के नाम पर ली जाने वाली राशि पर गंभीरता पूर्वक जांच करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मौके पर अभिभावक अजीत कुमार, भोला लहरी, सुजीत यादव, सोनू कुमार, प्रभात कुमार, अरविंद राम, निरंजन कुमार राय, सुमित यादव, राजेश गुप्ता समेत अन्य अभिभावक मौजूद थे। फादर से मिलने जाते हैं तो स्कूल प्रबंधन फादर से मिलने नहीं दिया जाता है और अगर मिलते हैं, अगर हम लोग किसी प्रकार की शिकायत करते हैं तो स्कूल प्रबंधन बच्चों को टॉर्चर करते हैं। इसके लिए हमारे बच्चे टॉर्चर किए जाते हैं। हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, टॉर्चर होने के लिए नहीं। यही सब समस्याएं हैं हम लोग के साथ। जो है बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही खतरा का विषय बनते जा रहा है, जो बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर डालेगा। और इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि उसकी मनमानी को हम लोग रोकने का प्रयास करें। हम सब गार्जियन एकजुट होकर रोकें और इसके लिए
हम उपायुक्त को भी एक आवेदन दे चुके हैं, जी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी एक आवेदन दे चुके हैं और एक आवेदन एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर जमुआ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। मौके पर उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने सभी नए सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने गिरिडीह पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसको लेकर बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कई नेता व कार्यकर्ता जुटे थे। इस मौके पर सभी का फूलमाला पहनाकर कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से मारुति नंदन, विकास कुमार यादव, दीपक कुमार वर्मा, बबलू यादव, निकेत बर्णवाल, रामानंद कुशवाहा, उपेंद्र सिंह, आशुतोष आदि शामिल है। यहाँ जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, त्रिभुवन पंकज सागर, महमूद अली खान, डॉक्टर मंजू कुमारी ने उपस्थित होकर नव आगंतुकों का अभिवादन किया। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के पदाधिकारियों का मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ओबीसी मोर्चा भाजपा की ताकत है और यह भविष्य में भाजपा को मजबूती देने का काम करेगी। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के पदाधिकारियों का मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन हरिचक कार्यालय में संपन्न हुआ। सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी पप्पू पंडित, निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, अशोक उपाध्याय, सुभाष सिन्हा, कामेश्वर पासवान, श्याम प्रसाद, मुकेश साहू आदि उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में संतोष गुप्ता, सदानंद वर्मा, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, रागिनी लहरी, मनोहर राम, मनोज संघई, अनिल मिश्रा, नवीन सिन्हा, प्रकाश दास, राजेंद्र बर्मन, विश्वनाथ स्वर्णकार, अनूप सिन्हा, सुबोध प्रकाश, राजेंद्र राम, हरमिंदर सिंह बग्गा, मोतीलाल उपाध्याय सहित ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। इस समारोह का संचालन जिला व ओबीसी मोर्चा के महामंत्री उमाचरण पहाड़ी और अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार ने किया। कार्यक्रम के दौरान तमाम अतिथियों ने कहा कि ओबीसी मोर्चा भाजपा की ताकत है। भविष्य में भी यह मोर्चा भाजपा को मजबूती देने का काम करेगी। के मंडल अध्यक्ष श्याम प्रसाद यादव जी हैं क्या? चलिए डुमरी से बीरबल पंडित है क्या? ससारपुर देवरी से भगवान साहब, देवरी मंडल से भगवान जी आए। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छोटी तरबिया के मंडल अध्यक्ष है ना, शायद बैठक में है, इसलिए उनको बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के सभी नवनियुक्त जिले के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति के सदस्य और मंडल के अध्यक्ष लोगों का परिचय सह सम्मान समारोह डॉक्टर राजेश पोद्दार जी के नेतृत्व में रखा गया है। हमारे गिरिडीह के निवर्तमान विधायक श्रीमान निर्भय कुमार शाहबादी जी, कांडे के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी और ओबीसी मोर्चा के गिरिडीह जिला के प्रभारी पप्पू पंडित जी सहित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे जिला के कमेटी लोग अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और हम नए कमेटी से उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के तहत ये कमेटी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक विंग की एक अहम बैठक थी, जिसमें नए सदस्यों और नए पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों का एक मिलन समारोह था और सम्मान समारोह था। इस
जिसमें हम लोगों ने सभी मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला कमेटी के लोगों को सम्मानित किया और ओबीसी मोर्चा को एक मजबूत दिशा मिले, एक मजबूती से पेश आवे और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करे, इसके लिए हमने कामना किया। आज गिरिडीह जिला ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह गिरिडीह जिला मुख्यालय में किया गया। ये ओबीसी आज़ादी के बाद से ये वर्ग काफ़ी ठगा हुआ महसूस करता है। ओबीसी से जितनी विपक्ष की पार्टियां ये उम्मीद करती थी नोट और वोट, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को समझा। आधी से अधिक आबादी हमारे ओबीसी मोर्चा की है और इसकी एक अलग संरचना हमारी पार्टी ने शुरुआत की ताकि ओबीसी वर्ग के लोग सिर्फ वोटर बन के न रहें, राजनीति में और अन्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके आगे की हिस्सेदारी निभाने का काम करें। सदर अस्पताल में इन दिनों निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को मोतियाबिंद की जानकारी व उसके उपचार का उचित परामर्श दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को लगभग 40 लोगों को मोतियाबिंद से संबंधित जानकारियां दी गई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। सदर अस्पताल में इन दिनों एक निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को मोतियाबिंद की जानकारी दी जा रही है। यहाँ डॉक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में यह कैंप चल रहा है। मौके पर लोगों को उचित सलाह और मोतियाबिंद के उपचार का सुझाव दिया जा रहा है। बताया गया कि इस कैंप से लोगों में जागरूकता आएगी और आंखों को आजकल के खान-पान से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। बुधवार को भी लगभग 30 से 40 लोगों को सलाह दी गई और उन्हें मुफ्त में दवाई भी उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि परामर्श के बाद सभी को आई ड्रॉप भी दिया गया। मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार के अलावे अमोल कुमार, रंजन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। अब एक ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक साल 7 तारीख से 13 तारीख मार्च तक मनाया जाता है और ग्लूकोमा एक बहुत ही आंखों की एक खतरनाक बीमारी है जिसको एक तरह से बोला जाता है साइलेंट किलर। इसे हिंदी में लोग काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ये काला मोतियाबिंद इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें जो होता है कि आँख का नस धीरे धीरे सूखता चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमें रोशनी कब चली गई। यह ज़्यादातर मरीजों में आँख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ने की वजह होता है। तो इस तरह के मरीजों को हम लोग सही समय पे उपचार तभी कर सकते हैं जब उसका स्क्रीनिंग हो, उसको समय समय पर हम लोग उसका जाँच करते रहें, उसके पर्दे का जाँच करते रहें, उसका नस का जाँच करते रहें और उसको आँखों का प्रेशर का जाँच करते रहें। अगर वो सही समय पे अगर जांच होता रहे तो ग्लूकोमा से बचा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसके जानकारी के अभाव की वजह से इसके बारे में लोग जांच नहीं करवा पाते हैं और कई एक बार होता है कि लोगों की जब आँख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है तब लोगों को पता चलता है कि मेरी आँख की रोशनी चली गई और तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तो पता चलता है कि उसको ग्लूकोमा है। इसलिए इससे बचने का सरल उपाय यही है कि समय समय पर अपने आँखों का नियमित तरीके से आँख के डॉक्टर से जाँच करवाएँ और ग्लूकोमा के बारे में पूछें। अगर किसी को परिवार में पहले से ग्लूकोमा रहा हो तो उस तरह के मरीजों में ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसका बचना ही सबसे बढ़िया उपाय है क्योंकि एक बार हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट फिर बहुत मुश्किल। बिशनपुर स्थित नवदीप नर्सिंग होम में बुधवार से 45 से 60 वर्ष तक के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। मौके पर टीका लेने वाले लोगों को डॉक्टर दीपक कुमार ने गुलाब फूल लेकर सम्मानित किया और सभी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पचम्बा के समीप बिशनपुर स्थित नवदीप नर्सिंग होम में 45 से 60 वर्ष तक के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। बुधवार को कुल 10 लोगों को टीका लगाया गया। टीका लेने वाले व्यक्ति को डॉक्टर दीपक कुमार ने गुलाब फूल देकर सम्मानित किया। मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। अफवाहों में न आए, सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और कोरोना का टीका लगवाना है। डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि वे खुद कोरोना के टीके का 2 डोज ले चुके हैं। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। नवदीप नर्सिंग होम गिरिडीह में कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। ये सरकार के द्वारा निर्देशित दिया गया है कि जितने भी आयुष्मान से इंपैनल्ड हॉस्पिटल हैं या ESI से इंपैनल्ड हॉस्पिटल है वो लोग अपने नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करें
और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, या 45 से 60 साल की उम्र के उस तरह के लोगों को जो पहले से किसी बड़े बीमारी से ग्रसित हुआ, जैसे शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दमा, वो भी मरीज आकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका फर्स्ट डोज एक बार दिया जाएगा, उसका 28 दिन के बाद उसका दूसरा डोज दिया जाएगा। चूँकि ये प्राइवेट नर्सिंग होम में इसके एवज में 250 रुपया चार्ज रखा गया है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, और वो कोई भी आकर के कभी भी किसी दिन आकर के ले सकते हैं। और ये वैक्सीन जो है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है, और इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके बारे में बहुत तरह की गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में चल रही थी, लेकिन ये सारी धारणाएं धरी की धरी रह गई हैं। हम लोगों ने इसका 2 डोज ले चुका है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है, और ये हम सारे नागरिकों का ये जिम्मेवारी बनता है कि इस वैक्सीन का हम लोग लाभ उठाएं और इस योजना को हम लोग कार्यान्वित करते हुए सरकार की योजनाओं को हम लोग लाभान्वित करें। मुफस्सिल क्षेत्र के जयराम नगर में एक बहू की हरकतों से परेशान उसके ससुराल वालों ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बेटे संदीप की बीमारी से मौत के बाद बहू पूजा मिश्रा ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली और अब वह दूसरे पति को भी छोड़कर पुराने ससुराल में प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे आजमा रही है। एक बहू की हरकतों से परेशान सास व देवर ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और बहू के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाने की जानकारी दी। असल में पति की बीमारी से हुए मौत के बाद विवाहिता ने किसी के सहमति के बगैर एनजीओ के सहयोग से अपने पुराने प्रेमी ईशु कुमार से दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रताड़ित होने के बाद अब विवाहिता अपने दूसरे पति को भी छोड़कर पुराने ससुराल में जबरन रहने का प्रयास कर रही है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयराम नगर का है। बताया गया कि महिला पूजा मिश्रा बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली है। पूजा मिश्रा का प्रेमी ईशु कुमार भी सीतामढ़ी का ही रहने वाला है। बहू के रवैये से परेशान उसकी सास शैल मिश्रा और उनके छोटे बेटे मनदीप मिश्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर पूजा मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बहू पूजा ये सारा ड्रामा सिर्फ अपने पुराने ससुराल की प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए कर रही है। इस दौरान जिस एनजीओ के सहयोग से पूजा ने बीते 3 फरवरी को गिरिडीह के बाबा दुखरन नाथ धाम में शादी की, उस एनजीओ की संचालिका फरहत आरा उर्फ डॉली तिवारी पर बहू को ससुराल के प्रति भड़काने का आरोप लगाया गया। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान पूजा की सास शैल मिश्रा और देवर मनदीप मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल की प्रॉपर्टी में जबरन अधिकार जताने के लिए पूजा ने अपने सगे देवर पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में केस दर्ज करा दी। सास और देवर ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि पूजा ने जिस दिन दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया है उस दिन आरोपी देवर मनदीप घर पर ही नहीं था। जो है ना, मेरा बेटा कैंसर था सर, तो उसका इलाज के दौरान ही डेथ हो गया। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आया, उसके बाद घर से भाग गई। भागने के बाद किसी लड़का के साथ आ रही है और एनजीओ के साथ आके एकदम दबाव बनाने लगी, हम शादी करेंगे नहीं तो फिर सुसाइड कर लेंगे। तो फिर हम भी राय दे दिए, सोचे कि यंग है क्या करेंगे, तो फिर सारा जाके मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद गई और 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर धमकी दे रही है कि हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, ऐसे चाहिए, हम यही घर में रहेंगे। तो अब किस आधार पर उसको हम यहाँ रखें? किनके साथ शादी हुआ था उनका? उसका ईशु कुमार करके लड़का, उसको पहले से ही कुछ था जिसकी जानकारी हमको नहीं थी, नहीं तो हम फिर ये करते। जब भाग के गई तब उसके मायके वाला के द्वारा हुआ, मायके वाला को भी हम खबर दिए तो लोग बोलता है कि जब गलत काम मेरी बेटी कर रही है तो हम उसमें साथ नहीं देंगे, आपको जो समझ में आ रहा कीजिए। अब हम चाह रहे हैं कि वो अपना शादी की है अपने स्वेच्छा से, वो खुद जाके अपना हस्बैंड को पकड़े और अब उसे जो ही करना है, पोता का जो मुआवजा होगा 18 साल का होगा उसको हम देने के लिए तैयार हैं। और वो गई भी तो हम उसको दे के भेजे थे, सारा सामान घर का लेके गई थी ट्रक लगा के। और उसके बाद जो है उसको हम 5-6 लाख का एफडी दे दिए थे कि मेरा बच्चा जो पोता है उसको परवरिश करेगी। वो लोग लिख के दी कि हम सारा कर लेंगे, नाबालिग है बच्चा। आप कह रही है कि पोता को देखिए, हमको देखिए, तो हम किस आधार पर देखें सर बताइए? दूसरी की बड़ा वाला बेटा क्या नाम है? संदीप कुमार मिश्रा। कब हुआ था शादी आपका बड़ा वाला बेटा? 11 साल पहले सर, 2009 में। कुमार मिश्रा है और मैं एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं लगभग 2013 से चकाई में पोस्टेड हूँ। और आज तक अगर जो महिला मेरी भाभी जो है, पूर्व भाभी जो थी, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि
मैं जब चकाई में रहता हूँ और रहा हूँ, बहुत दिन वहाँ भी अपना जीवन यापन किया हूँ, तो आज तक मेरे ऊपर कहीं कोई आरोप नहीं लगाया गया है और ना ही यह पूरे मोहल्ला में किसी महिला ने कभी कोई आरोप लगाया। देखिए, मैं रोज़ाना जो है चकाई से आना जाना करता हूँ और जब भी मैं घर पे आता हूँ या भाभी से मिलने जाता था तो बिना अपनी पत्नी के साथ ही जाता था। कभी भी मैंने उनसे अकेले संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मतलब घटना के वक्त घर में थे, लेकिन घटना के वक्त मैं घर पर नहीं था, उस समय मैं चकाई में हुआ। यह घटना कब घटी है तो एग्जैक्ट समय भी नहीं बताई। हम चाहते हैं कि जो सच हो सबके सामने आए। इधर आरोपी देवर की पत्नी ने भी अपनी गोतनी पर पति पर झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी गोतनी का सारा हथकंडा सिर्फ ससुराल से बच्चों के नाम पर मोटी रकम लूटने का है, जबकि ससुराल वाले पूजा के बच्चे के नाम एफडी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि बच्चे के बालिग होने के बाद ही वह एफडी करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शैल मिश्रा और मनदीप ने दावा किया कि पूजा का पहले से ही किसी के साथ अफेयर था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसी बीच पिछले साल दिसंबर में शैल मिश्रा के बड़े बेटे और पूजा के पति संदीप की बीमारी से मौत हो गई। पति की मौत के बाद पूजा 1 माह भी अपने ससुराल में नहीं रही। इसी बीच जनवरी में उनके बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला तो ससुराल वालों ने उसे पूजा को रखने के लिए दे दिया। डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही दूसरे दिन पूजा अपने ससुराल से बच्चे और कई सामानों को लेकर भाग गई। इस दौरान सास और देवर ने पूजा के मायके फोन किया तो मायके वालों ने बताया कि पूजा संभवतः अपने पुराने प्रेमी के पास चली गई होगी, लिहाजा मायके वालों ने भी पूजा से पल्ला झाड़ लिया है। मेरा नाम शिखा मिश्रा है, मेरे पति का नाम मनदीप कुमार मिश्रा है। मेरी जो बड़ी गोतनी हुई उनका नाम पूजा मिश्रा है। उसके हस्बैंड संदीप मिश्रा का डेथ कैंसर की वजह से दिसंबर में हो गया है, यही दिसंबर को। उसके बाद 1 महीना तक वो यहाँ घर पे रुकी। उसके बाद वो अपना बॉयफ्रेंड को बुला के चली गई। उसका पता हम लोग को नहीं था। उसके मायके से फिर नंबर मिला बॉयफ्रेंड का कि एक लड़का है जिससे कि वो मतलब वो अपने हस्बैंड को रहते हुए संपर्क में थी, जिसके साथ उसके मायके वाले से नंबर मिला। फिर हम लोग समझ गए कि वो बॉयफ्रेंड के साथ गई है। उसका जानकारी हम लोग मुफस्सिल थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उसके बाद 12 दिन के बाद वो एनजीओ के माध्यम से डॉली तिवारी के साथ घर में आई और बोली कि और उसके बाद वो बोली कि हम शादी करना चाहते हैं उस लड़के से। फिर उस लड़के को बुलाया गया, डॉली तिवारी बुलाई। उसमें मतलब वो थी एनजीओ से जो डॉली तिवारी आई थी वही जाके शादी करवाई और फिर कोर्ट में भी जाके एफिडेविट करवा लिया गया। सारा वीडियो हम लोग के पास है। और उसके बाद फिर जब वो शादी करके ससुराल चली गई, उसको 5 लाख का एफडी भी दे दिया गया, जो कि उसके पति के नाम पे था, नॉमिनी में उसी का नाम था। उसके बाद उसको वहाँ से फिर घर का सारा सामान भी ले गई। उसके बाद वहाँ से जब उसको प्रॉब्लम होने लगा हस्बैंड के साथ ही क्या हुआ, फिर वो मैसेज करने लगी कि हम वापस आना चाहते हैं और जैसे विधवा के रूप में हम रहते थे वैसे ही फिर से रहना चाहते हैं। उस लड़के से अब मेरा कोई नाता नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे रख लेते। वो तब किसी की वाइफ थी। उसके बाद जब हम लोग नहीं माने तो यहाँ आई 2 मार्च को और टाउन थाना से पुलिस लेके आई। जब हम लोग उसको घर में नहीं घुसने दिए तो फिर डीसी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास पूरा केस गया। वो पूरा मामला को समझे, लड़की को समझाए, मेरी सास को बोले कि अगर कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो आपस में समझौता कर लीजिए। वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। वो घर में घुसना चाहती थी किसी भी हालत में। उसके बाद जब हम लोग नहीं माने तो 4 तारीख को मेरे हस्बैंड पे गलत आरोप लगाने लगी कि मेरे साथ रेप हुआ है और उसका वीडियो बना के वायरल करने का धमकी मतलब दिया गया है। उसके अंतर्गत 2 दिन तक बच्चा को भूखा रखा गया, जिसके कारण हमको मजबूरी में आके शादी करना पड़ा, जबकि वो अपनी मर्जी से शादी करके गई थी। इधर मामले में जब पूजा मिश्रा का पक्ष लेने का प्रयास किया गया तो उसने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गिरिडीह के 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने लहराया परचम। मेडल जीत कर आने के बाद जिला संघ ने किया सम्मानित। कोच और टीम मैनेजर को भी दी गई शुभकामनाएं। जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षात्मक बैठक। समुचित जल प्रबंधन पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्रामीणों की सहभागिता का भी किया गया आह्वान। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में बीएनएस डीएवी के विद्यार्थियों ने हासिल की शानदार सफलता। 18 से अधिक विद्यार्थी रहे सफल। प्रधानाचार्य ने सभी को दी बधाई। और भाजपा पिछड़ा मोर्चा का मिलन सह सम्मान समारोह आयोजित। हरिचक कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नए पदाधिकारियों को संगठन मजबूती का पढ़ाया गया पाठ।
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।